अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। किसी भी हुकूमत के लिए ये खुशकिस्मती की बात होती है कि उसे एक मुनकसिम ऑपोजिशन मिले, उसे एक ऐसी ऑपोजिशन मिले जिसमें आपसी इख्तलाफात हो और मुख्तलिफ अहम मामलात पर वो हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होकर सामने आने के बजाय आपसी इख्तलाफात में उलझी रहे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उसे एक ऐसी ऑपोजिशन मिली है जो एक फोरम पर मुत्तहद होने का दावा तो करते हैं मगर मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर एक साथ हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय इसकी अपनी सफ़ों में ही तकसीम पैदा हो जाती है। ईद उल अज़हा से पहले अपोजिशन जमातों ने दावा किया था कि ईद के फौरी बाद रहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसके बाद अपोजिशन जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगी जिसमें हुकूमत के खिलाफ लाएअमल तैयार किया जाएगा और वो तरीक़ेकार ढूंढा जाएगा जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत को गिराया जाए। मगर ईद उल अज़हा गुजरने के एक हफ्ते बाद भी अब तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन जमातों की APC होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी, क्योंकि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों की APC ताखीर का शिकार हो सकती है। मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो एक बार फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार से नाराज हैं कि ये दोनों जमातें एक बार फिर अपने वादों से पीछे हट चुकी हैं। इसके अलावा आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने यह दावा भी किया है कि अपोजिशन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के मशवरों के खिलाफ जाकर फैटेफ बिल पर हुकूमत से ताउन किया, जबकि नवाज शरीफ की यह हिदायत थी कि बिल के हक में वोट ना डाला जाए। द न्यूज़ और जंग को दिए गए इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि वो पार्लियामेंट के इजलास से पहले नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में थे और नवाज शरीफ ने खराब सेहत के बावजूद उन्हें यह यकीन दिलाया था कि वो इस कानून साजी से मुतल्लिक क़यादत से बात करेंगे। नवाज शरीफ ने उन्हें यह यकीन दहानी भी करवाई थी कि अपोजिशन हुकूमती बिल के हक में वोट नहीं देगी और अगर फैसले में किसी किस्म का रद्दोबदल होता है तो तमाम अपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर बैठेंगी और फिर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया जाएगा। मगर खबर के मुताबिक हैरानकुन तौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने JUIF से मुशावरत किए बगैर ही बिल्स के हक में वोट देने का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने इस शुबे का इजहार भी किया है कि वो ये नहीं जानते कि नून लीग ने आखिरी वक्त में अपना फैसला क्यों बदला। क्या ये फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी पर किया गया या पाकिस्तान में मौजूद नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की गई। खबर में यह भी लिखा है कि मौलाना फजल रहमान अब ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसके बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सियासी रहनुमाओं अपने वादे पर कायम नहीं रहते तो ऐसी मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मौलाना फजल रहमान ने इस इंटरव्यू में किया है, इस किस्म के एतराज़ात का इज़हार JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने 30 जुलाई को सेनेट में किया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। सेनेटर अताउर रहमान शिकवा कर रहे थे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, आज के बाद वो भी इन जमातों का साथ नहीं देंगे। ऑपोजिशन पार्टीज में तकसीम वाज़े हो चुकी है, इसलिए अभी तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑपोजिशन की APC कब होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद पहले ही दावा कर चुके हैं कि उन्हें ऑपोजिशन की APC होती नजर नहीं आ रही। इस ऑपोजिशन को सिर्फ सहूलतें और रियायतें चाहिए। जबकि ईद से पहले शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह भी कहा था कि नून लीग हुकूमत को गिराने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि नवाज शरीफ बैरून मुल्क ये गारंटी देकर गए हैं कि उन्हें इमरान खान के 5 साल तक वजीर आजम रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है, और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब, कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी। मेरे ख्याल में मरियम खामोश है। किसने रोका है मरियम को? जहाँ सारी दुनिया बोल रही है सुबह शाम, वो भी बोल सकती हैं। ईद के बाद भी इनको समझाया जाएगा। जब शहबाज शरीफ को समझाया जाता है वो समझ जाते हैं।
सियासी जोड़ो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, लेकिन इमरान खान रहेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शेख रशीद के मुताबिक नून लीग हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें अलग अलग खड़ी नजर आती हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों के किरदार से नाखुश है। मगर ये पहली बार नहीं है कि ऑपोजिशन जमातों में किसी मामले पर तकसीम नजर आई हो। इससे पहले भी कई अहम मौकों पर ऑपोजिशन पार्टीज अलग अलग खड़ी नजर आई हैं, जिसका सियासी फायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है। आम इंतखाबात के फौरी बाद जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी ऑपोजिशन की सफ़ों में फूट पड़ती नजर आई। वजीर आजम इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार को यह कहकर वोट नहीं दिया कि शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक ऐसे मुतनाज़ात बयान मौजूद हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अरकान शहबाज शरीफ को वोट नहीं दे सकते। इसके बाद सितंबर 2018 में होने वाले सदाती इलेक्शन के मौके पर भी ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर इकट्ठी नजर नहीं आई और ऑपोजिशन की जानिब से मुत्तफिका सदाती उम्मीदवार ना लाने की वजह से इसका फायदा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को हुआ। इसी तरह पिछले साल अगस्त में ऑपोजिशन जमातों ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने का फैसला किया। वोटिंग से पहले ऑपोजिशन की कुव्वत 64 सेनेटर्स पर मुश्तमिल थी, मगर जब सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए वोटिंग की गई तो वोटों की तादाद 64 से कम होकर 50 हो गई और इस तरह ऑपोजिशन की नाकामी की सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को एक मरतबा फिर भरपूर सियासी फायदा हुआ। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिरकत ना होने के बराबर थी, जिस पर मौलाना फजल रहमान इन दोनों जमातों के किरदार पर मायूसी का इजहार कर चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पब्लिकली हुकूमत को मुश्किल में डालने का दावा तो कर रही हैं, मगर अमली तौर पर कुछ कर नहीं पा रही, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत नहीं है या वो सियासी मजबूरियों की वजह से ऐसा करने में नाकाम हो जाती हैं। ऑपोजिशन की हुकूमत को मुश्किल में डालने की हालिया कोशिशें कहां तक पहुंचेगी, एपीसी कब होगी और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ हुकूमती बिल्स के हक में वोट दिया? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौलाना फजल रहमान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने यानी कि आपकी जमात ने नवाज शरीफ के मशवरे के खिलाफ जाकर फैटेफ बिल पे हुकूमत को सपोर्ट किया है? नवाज शरीफ साहब का मशवरा यह था कि वोटिंग में हिस्सा ना लें, उसके खिलाफ जाके आपकी जमात ने वोट किया है। देखिए, ये जब लेजिस्लेशन हो रही थी तो इस मरहले के ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को आगाह रखे हुए थी और वो 4 बिल जिनके ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी उनमें 2 बिल तो ड्रॉप हो गए, नैब का और एक जो वो फाइनेंशियल टेररिज्म का बिल ये ला रहे थे और पता नहीं उससे इनके क्या मकासद थे, वो इनको विड्रॉ करना पड़ा। बाकी जो 2 बिल थे उन दोनों बिल्स में जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो अपोजिशन ने सजेस्ट की थी और उन अमेंडमेंट्स के साथ उन बिल का पास हो जाना जो है उसमें कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि वो शायद पाकिस्तान की ज़रूरत थी। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला और उससे पहले जो बिल जो है वो पास हुए थे, तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत होती रही है और उनकी जो भी इस बारे में गाइडेंस थी या उनकी राय थी तो उससे जो है वो इस्तेफादा किया गया। राना साहब, आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनसे राब्ते में आप लोग थे, उनकी गाइडेंस आप ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वोटिंग से कुछ घंटे पहले भी उनकी बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि ऑपोजिशन जो है वोट नहीं देगी और अगर कोई रद्दोबदल होता है स्ट्रैटेजी में तो फिर तमाम ऑपोजिशन पार्टी साथ बैठेंगे और फिर लाएमल तैयार किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आप जो है राब्ते में थे, फजल रहमान साहब कह रहे हैं मैं भी राब्ते में था नवाज शरीफ साहब से। नहीं, देखिए, मौलाना फजल रहमान राब्ते में थे या उनके साथ क्या बात हुई, मैं उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि JUIF का जो गिला है, जो उनका शिकवा है, वो बिल्कुल जायज़ है और इसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों से जो है वो इस मामले में थोड़ी कोताही हुई, जिसका मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उसका बरमला जो है वो इतराफ़ किया और अब आप देखें कि आखिरी दिन हुआ क्या है। ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा अबहाम का शिकार हैं। जब आखिरी दिन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के ऊपर वोटिंग हुई
तो उस वोटिंग से पहले उन अमेंडमेंट्स के ऊपर हमने JUIF की जो टीम है उसको पूरी तरह से ऑन बोर्ड लिया, उनको एतमाद में लिया, उनको उन अमेंडमेंट्स के ऊपर राज़ी किया। फिर उनसे बाकायदा अमेंडमेंट्स हमने मांगी कि आप बताएं कि आप इसमें फ़र्दर अमेंडमेंट्स क्या चाहते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो पार्लिमानी ओवरसाइट की जो अमेंडमेंट है ये आई ही JUIF की तरफ से थी। इससे पहले हमारे शायद ख्याल में थी, लेकिन हमारे लिए शायद इसकी इतनी जो है वो अहमियत नहीं थी। तो उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को मजबूर किया गया, गवर्नमेंट ने उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया। अब आखिरी दिन सुन ये एक आधे मिनट की बात है, आखिरी वक्त में अपोजिशन चैम्बर में मौलाना असदुर रहमान साहब मौजूद थे और उनके साथ उनके दूसरे दीगर जो उनके ज़ोमा हैं वो मौजूद थे। तय ये पाया कि जब अजलास शुरू होगा तो अजलास के शुरू में मौलाना असदुर रहमान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और उस मौक़िफ़ के पेश करने के बाद वो वहाँ पे ये कहेंगे कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और गवर्नमेंट जो है जब मुज़ाकरात करती है तो जब दूसरी दोनों अपोजिशन की जमातों को दावत देती है तो JUIF को क्यों नहीं देती। तो इसके बाद जो है वो फिर जो लेजिस्लेशन का अमल शुरू होगा तो हम ये कहेंगे कि हम इस मरतबा जो है वो सिर्फ अपोजिशन में इत्तफाक साबित करने के लिए जो है वो इसमें यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, वरना हम जो है इस अमल का हिस्सा नहीं थे। अब हुआ ये कि जब गए वहाँ पे अंदर तो वहाँ पे उन्होंने पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद तकारीर होनी थी, उसके बाद लेजिस्लेशन होनी थी। उन्होंने पहले लेजिस्लेशन शुरू कर दी और तकारीर को जो है वो बाद में कर दिया। उसके ऊपर मौलाना असदुर रहमान ने और उनकी सारी टीम ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद वो हाउस में मौजूद रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और उन्होंने ये कहा कि अब लेजिस्लेशन के बाद हमने अपनी बात करनी है। लेकिन दूसरी दो जमातों की तरह उन्होंने वोट नहीं दिया और इस पर जो है रहमान साहब ने भी खड़े होकर सेनेट में एतराज किया और कहा कि ऑपोजिशन जो है और बिलखसूस दो बड़ी जमातें वो इस बात में नाकाम रही है पिछले 2 साल में कि ऑपोजिशन को यूनाइट कर सके। जाहिर सी बात है आप सबसे बड़ी जमातें ऑपोजिशन की तो आप पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे कि उनकी बात भी नवाज शरीफ से हुई है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब आपको कुछ और कह रहे थे और फजल रहमान साहब को कुछ और कह रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा था कि आप मिल बैठ के इन तरामीम के ऊपर जो है वो गौर करें और उसके ऊपर जो है वो फर्म स्टैंड लें। हमने बाकायदा JUIF की टीम के साथ जो है वो बैठ के बात की और जो मैंने 2 तरामीम, एक तरामीम इन्होंने दी थी कि जो अपील का हक़ है वो हाई कोर्ट को दिया जाए और ना जो यानी फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर अपील का हक़ जो है हाई कोर्ट को दिया जाए और दूसरा ये कि पार्लिमानी ओवरसाइट हो। ये पार्लिमानी ओवरसाइट की जो तजवीज़ जो है, जो अमेंडमेंट जो शामिल हुई है इस बिल में, ये JUIF की तरफ से है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको इस बात का एहसास है कि ठीक नहीं हुआ, फजल रहमान साहब की जमात को भी इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, लेकिन ये बस हो गया गलती से या बाय डिजाइन है? क्योंकि आपको याद होगा जब हुकूमत आई थी उस वक्त आप बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त वहां खड़ी थी जहां इस वक्त नून लीग खड़ी नजर आती है। फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी ने उनको वोट नहीं दिया। जब आज़ादी मार्च हुआ आप दोनों जमातों ने ना होने के बराबर उसमें शिरकत की। अब जो है पीपल्स पार्टी एग्रेसिव सियासत करना चाहती है, लेकिन आप लोग जो है वो शायद अब पीछे हटना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी फैसले होंगे वो APC के प्लेटफॉर्म में जो है वो इत्तफाक़ राय से होंगे और उनके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो अमल होगा, उसमें कोई पीछे जो है वो नहीं हटेगा। मामला ये है कि इसमें ये बात ज़रूर है कि अपोजिशन का जो आपस में इन बिल की लेजिस्लेशन पे जिस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जिस लेवल पे ऊपर JUIF को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, उसमें कोताही हुई है और वो कोताही हुई है तो उसकी जो है वो मैं यही कह रहा हूँ, ये कोताही ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। जब ये धरना था यहाँ इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान साहब का रोज रहबर कमेटी का इजलास होता था, मुशावरतें होती थी, तमाम पार्टीज के लीडर वहां जाते थे, लेकिन धरने पे सिर्फ फजल रहमान साहब होते थे और एक टोकन आप कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक तौर पे 1-2 दफा शहबाज शरीफ साहब आ गए, एक दफा बिलावल साहब आ गए, अदरवाइज कोई दिलचस्पी नहीं रखता था उसमें। तो आप कह रहे हैं कि दोबारा APC होगी, लाएमल बनेगा, उस पर इत्तेफाक होगा, अमल भी होगा, कैसे होगा? देखिए, ये बिल्कुल मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि ये कोताही ही हुई है, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी
और अमल जो है वो आगे इसलिए होगा कि देखें जो पहले जो लॉन्ग मार्च और धरना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या JUF ने दिया था, उसके पहले ही पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम धरने में शामिल नहीं होंगे। उससे पहले ही PMLN जो है वो भी धरने में शमूलियत से जो है वो दबे लफ्ज़ों में जो है वो माजरत कर चुकी थी। ये दबे लफ्ज़ों में माजरत पब्लिकली तो नहीं की थी आपने, मौलाना फजल रहमान साहब से ज़ाती तौर पे की हो तो अलग बात है, पब्लिकली तो आप साथ खड़े थे उनके। ये पब्लिकली ही इस तरह से थी कि धरने के ऊपर अभी जो है वो इत्तफाक़ राय नहीं हुआ था, वहाँ पे इस्लामाबाद के जलसे पे और इस लॉन्ग मार्च पे जो है वो इत्तफाक़ राय था। उसके ऊपर फिर डेट के ऊपर भी आपके इल्म में है कि PMLN का दिसंबर तक का था कि इसको एडजर्न किया जाए या आगे ले जाया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मार्च 2020 तक इसको ले जाया जाए, लेकिन बहरहाल वो कुछ जो है वो कमी कोताही हुई। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो पेश नज़र रखते हुए ही अब ये जो रोज़ ये अपना ये पिंडी के जो हैं साहब, ये रोज़ अपनी ही जो है वो बैठ जाते हैं यानी जो है वो ख़बरें देने के लिए, तो कि जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए तो शेख रशीद साहब तो चले आपके मुखालिफ हैं, वो तो ये बात करते रहेंगे, हुकूमत में है, वो तो चाहेंगे कि एक डिवाइड रखें ऑपोजिशन में, लेकिन डिवाइड तो है। जैसे मैंने कहा फजल रहमान साहब खुद ये बात कर रहे हैं, कल खबर चल रही थी कि पीपल्स पार्टी अब अपने तौर पे ऐलान कर देगी APC का, फिर आप पे डिपेंड करेगा आप उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। तो डिवीजन तो है, आप लोग बताते हैं कि बज़ाहिर एक ग्रैंड ऑपोजिशन है, रहबर कमेटी है, लेकिन फैसले अपने अपने करते हैं। मैंने भी आपको मिसाल दे दी, जब इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया, APC में आप लोग नहीं गए, और अब भी ये कहा जा रहा है, और फजल रहमान साहब की बात सुन के ये लगता है कि शायद नून लीग को भी ये इनकलाबी बातें करना छोड़ देनी चाहिए कि हम हुकूमत गिरा देंगे। आप एक असूली ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, जहां गलती होती है पॉलिसी मेकिंग में वहां पे आप निशानदेही करें, ये बातें करना छोड़ दें हुकूमत गिराने की। देखें शहजाद इकबाल, बात ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये तीनों JUIF, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये तीनों अलहदा जमातें हैं और उनके अपने जो है वो मंशूर है, वो उनकी अपनी जो है वो तंजीमी स्ट्रक्चर है। वो एक बात पे मुतफिक हैं कि मौजूदा नाअहल और नालायक हुकूमत जो है ये इस मुल्क की इकानमी को तबाह कर रही है, ये उस मुल्क को जो है वो पस्ती में धकेल रही है, और इस तरह से जो इंतकामी और जो पॉलिसीज़ इन्होंने अपनाई हुई हैं उनसे मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और इस हुकूमत को जो है वो ख़त्म करना चाहिए और इसके जगह पे जो है फ्रेश मैंडेट आवाम से जो है वो रुजू करना चाहिए। ये आपकी सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन फजल रहमान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत तो अपना काम नहीं कर रही, लेकिन ऑपोजिशन भी आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही है। वो तीनों अलग जमातें हैं, कोई एक जमात तो नहीं है। हाँ, तो इसमें फजल रहमान साहब की सोच ये कि इस वक्त ऑपोजिशन भी आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही है। लेकिन आपने शेख रशीद साहब की बात की थी, इस बात का जवाब ज़रा दीजिएगा, क्योंकि ईद से पहले मेरे प्रोग्राम पे शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि APC होगी और शायद इस तरह की शोला बयानी भी होती रहे, लेकिन नून लीग कभी हुकूमत गिराने का इरादा नहीं रखेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर। क्या यह बात दुरुस्त है? नवाज शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए, उनको कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर? ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। इस आदमी की कोई अहमियत नहीं है, ये कभी गेट नंबर 4 का एजेंट बना होता है, कभी ये जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है ये तो उन्हीं का डायलॉग आप उन्हीं को दे रहे हैं। कभी ये नैब का तर्जमान बना होता है, तो ये इसकी क्या हैसियत है? ये कभी इधर की खबर कभी उधर की खबर, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अपोजिशन जो है वो जो है ऐसे फैसलों पे जो है वो यानी नतायज जिनसे जो है वो बरामद हों, और APC जो है वो ऐसे फैसलों पे पहुंचेगी जो नतीजा खेज हों और इस हुकूमत से जो है वो निजात तो वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब ये रविश खत्म होनी चाहिए कि ऑपोजिशन ये कोशिश करे कि हुकूमत को कब्ल वक्त घर भेज देगी, वो लाहेअमल अपनाया जाएगा। राना साहब वैसे तो ये रविश ही खत्म होनी चाहिए कि 5 साल मिले पूरे करने दे, ऑपोजिशन हर मरतबा इस कोशिश में रहे, चाहे वो पहले तहरीक इंसाफ थी अब आप है कि हुकूमत को 5 साल पहले पूरे होने से पहले घर भेजें। असल जो किरदार है ऑपोजिशन का वही ठीक तरीके से अदा करें, जहां पे गलतियां हैं, कमी है, कोताही है, पॉलिसी मेकिंग है, वहां पर आप एक ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आए। नहीं, आप मुझे बताएं कि हुकूमत को जो है वो 5 साल दिए किसने हैं? यहाँ ये पार्लियामेंट में तकरीबन 80 लोग ऐसे बैठे हैं जो वहाँ पे आप समझ लें कि घुस बैठी हैं, वो उनका हक ही नहीं है वहाँ पे बैठने का।
वहाँ पे हक अगर अब ये तो पुरानी डिबेट है ना, ये किसी ना किसी फोरम पर अगर साबित हो जाता तो फिर बात शायद ज्यादा वाजे हो जाती। इस तरह तो इमरान खान साहब 35 सीटों पे कहते थे कि मेरा हक था हुकूमत बनाने का। अवामी फोरम पे ये साबित है। आप मुझे बताएं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुकूमत जो है वो नहब के ज़रिए से कर रही है, उनके गलत होने में और उनके जो है वो यानी जो है वो इंतकामी होने में को किसी को शुबा है? ये इलेक्शन जो हुआ है उसमें जो हुआ है किसी को शुबा है? अवामी फोरम पे हर बात जो है वो साबित है। नैब की कार्रवाइयों पे तो फिर भी आप सहारा ले सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जजेस के आला जजेस के रिमार्क्स हैं, इस पर तो फिर ही लोगों को पता चलता है। ठीक है, अब आखिरी कंक्लूड करते हुए मुझे ये बता दीजिए कि क्या कोई डेट तय हुई है कि कब होगी रहबर कमेटी, कब होगा एपीसी, कोई डेट तय है या कोई अभी तक इसमें हवा में ये बातें सारी? देखिए, इसमें इनफॉर्मल जो है वो डिस्कशन जो है वो तीनों जमातों के जो सेकंड लीडरशिप है उसके दरमियान हो रही हैं, और ऐसे फ़ैसले जो नतीजा खेज़ हों और जो एक मौसर लाहे अमल की बुनियाद बने उनके ऊपर बात हो रही है। और जैसे ही ये चीज़ें फ़ाइनल होगी उसमें जो है वो एपीसी की तारीख़ का जो है वो ऐलान हो जाएगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जितनी सारी आपने जिन वाक़यात का हवाला दिया है, इन तमाम वाक़यात के होने के बावजूद अपोजिशन के मुत्तफ़िक होने और इत्तेफाक होने की निशानी ये है कि ये परसों जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली से ख़िताब करने के लिए गए थे, तो उनके वक्त में जो है वो पीपल्स पार्टी का वक्त भी शामिल था और JUIF का जो है वो सीनियर वक्त जो है वो शामिल था। तो राना साहब अब देख लेते हैं, क्योंकि अब तक तो जब भी कोई मुश्किल मरहला आया है अपोजिशन का जो रोल रहा है उससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ायदा ही पहुंचा है। लेकिन मुझे एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए, 11 तारीख को नैब ने तलब किया मरीम नवाज़ को, क्या मरीम नवाज़ पेश होने जा रही हैं? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मरीम नवाज़ साहबा जो है वो बिल्कुल पेश होने जा रही हैं। ये इंतहाई बेबुनियाद और झूठा जो है वो इल्ज़ाम और जो है ये इंक्वायरी उनके खिलाफ जो है वो की जा रही है, और वो उसका जो भी उनका वो पेश होंगी। आप कह रहे हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक वो पेश होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।